मॉर्निंग। बी टैक्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीनियर सिटीजन के टैक्सेशन के इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग 15H फॉर्म 15H के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब लोग इस फॉर्म से वाकिफ़ होंगे। आज हम लोग इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इशूज़ जैसे 15H क्या है, ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कौन फिल कर सकता है इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस फॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि सीनियर सिटीजन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना एफडी जो रिटायरमेंट बेनिफिट से या जैसे भी जो सेविंग्स होता है उसको एफडी करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं, तो उसके ऊपर टीडीएस काटने का प्रोविज़न है इनकम टैक्स में। लेकिन उनका कोई इनकम और उसके अलावा नहीं होता, टैक्सेबल इनकम नहीं होता, तो टीडीएस कट जाता है। फिर वो टीडीएस को रिफंड करवाने के लिए उनको आईटीआर फाइल करना होता है। तो इन सब पचड़े से कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये फॉर्म लाया गया है 15H, जिससे कि सीनियर सिटीजन लोग अगर टैक्सेबल लिमिट से कम उनका इनकम हो तो ये फॉर्म भर के और जो डिडक्ट कर रहे हैं उनको दे दें, तो उनका टीडीएस ना कटे और फिर उनको फॉर्म भी आईटीआर भी फाइल ना करना पड़े और उनका कैश फ्लो का भी दिक्कत ना हो। टीडीएस कटने से टीडीएस कटेगा, फिर उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे, फिर वो रिफंड आएगा, तो इतना दिन उसमें ना लगे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ये फॉर्म कब फिल करना होता है, ये फॉर्म जो प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसके बिगनिंग में फर्स्ट क्वार्टर में ही दे दें, फर्स्ट क्वार्टर से पहले रिटर्न फाइल करने के पहले। अदरवाइज़ क्या होगा कि बैंक या पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वो आपका उस क्वार्टर का टीडीएस काट लेगा और डिपॉजिट करवा देगा, तो वो फिर उसके आगे से वो आपका 15H के प्रोविजंस है वो लागू होंगे। तो जनरली आप अप्रैल मई में ये फॉर्म फिल करके दे दें। दूसरा है कि कौन कर सकता है, मैंने ऊपर ही बताया कि ये सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल होना चाहिए। इसके कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल हो, जैसे कई तरह के एसएससी होते हैं, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, लेकिन ये फॉर्म केवल इंडिविजुअल के ऊपर लागू होता है। दूसरा रेसिडेंट हो, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दो तरह के एसएससी होते हैं, लेकिन रेसिडेंट होना चाहिए। और तीसरा सीनियर सिटीजन होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा जो कंडीशंस है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं और मैं देखता हूँ कि 15H उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है, लेकिन वो 15H देते हैं। 15H का सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम हो। प्रीवियस ईयर में एक अमेंडमेंट किया गया है, उसमें अमेंडमेंट ये है कि अब टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो टैक्स लगने का है टैक्स नहीं लग रहा हो। जैसे आपका इनकम सपोज करिए टोटल प्रीवियस ईयर में 6 लाख हो रहा हो और आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, एटीसी में आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो चैप्टर 6A में, तो फिर आपका लिमिट 5 लाख रह गया और आपके टैक्स नहीं कटना बनता, टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, तो भी आप ये 15H दे सकते हैं। एक और ध्यान रखना होता है कि ये फॉर्म जो है एक बार एक जगह दे देने से नहीं होता। अगर आपके एफडीज अलग अलग ब्रांचेज में है, बैंक के अलग अलग बैंक में है, तो हर एक जगह आपको ये फॉर्म देना होगा, तो उस एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि 15H हमने भर के दे दिया तो ये एक एग्जम्पशन हो गया और इसके बाद कुछ नहीं करना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका 15H दे दिया, ये 15H केवल इस बात का है कि आपने एक डिक्लेरेशन दिया है कि मेरी इनकम नहीं है इसलिए टीडीएस नहीं काटा जाए। ये इनकम टैक्स का एग्जम्पशन नहीं है, एक डिक्लेरेशन है। और इसके अलावा अगर आपका इनकम बन जाता है किसी तरह से, टैक्सेबल लिमिट को क्रॉस कर जाता है या टैक्स बनता है आपको, तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। इवन आपके एक आध क्वार्टर में अगर टीडीएस कट गया है तो भी फाइल करना चाहिए, और फाइल करके आपको रिफंड बनता है तो रिफंड लीजिए, टैक्स बनता है तो टैक्स दीजिए। अब हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे 15H को फिल करते हैं। तो आइए हम लोग ये करते हैं, ये फॉर्म खोलते हैं। ये मैंने 15H का फॉर्म आपको खोल दिया। ये देखिए सबसे पहले फॉर्म 15H है, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ यहाँ दिया सी सेक्शन 197A 1C एंड रूल 29C ऑफ इनकम टैक्स। फिर नीचे लिखता है डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197A 1C टू बी मेड बाई एन इंडिविजुअल हु इज
of the age of 60 years or more claiming certain income without deduction of tax। जैसा मैंने बताया कि 60 ईयर से ज़्यादा इनकम टैक्स में जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं उनके लिए ये है, और वो ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हमारा टैक्स ना काटिए क्योंकि हमारा इनकम टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब इसको फिल करने के लिए देखिए, 1 नंबर पॉइंट है नेम ऑफ एसएससी, इसके नीचे ये बॉक्स है। इसको फिल करने के लिए आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं या इसको वर्ड में कन्वर्ट करके और आप अपने कंप्यूटर पे भी फिल कर सकते हैं, जैसा आपके लिए उपयुक्त हो। 2 नंबर में है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन जिसको कहते हैं, और अगर किसी का पैन नहीं है तो आधार दे सकते हैं। फिर 3rd नंबर कॉलम में है डेट ऑफ बर्थ भरना है यहाँ पे। 4th नंबर में प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बिंग मेड। जैसे अगर अभी आप अप्रैल 2021 में अगर करेंगे तो ये 21-22 प्रीवियस ईयर के लिए होगा और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए होगा। यहाँ पे 5 नंबर में एड्रेस आपको भरना है, फ्लैट नंबर जो हो, नेम ऑफ परमिसेस, रोड, जो भी पूरा एड्रेस आपको देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको आगे पिन 12 नंबर में देखिए ईमेल आईडी आपको भरना है। 13 नंबर में आपको टेलीफोन नंबर भरना है या मोबाइल नंबर एसटीडी कोड के साथ। उसके बाद 14 नंबर पॉइंट है जिसको अगर भरने में प्रॉब्लम हो, यहाँ पे यस अगर हो तो यस लिख सकते हैं, नो हो तो कुछ नहीं लिखना है, या तो यस के लिए वाई लिख सकते हैं या प्रिंट आउट लेने के बाद इसको टिक कर सकते हैं। अब ये 14 नंबर पॉइंट है क्या? 14 नंबर पॉइंट में अगर यस करते हैं तो बी में भरना है इफ यस लेटेस्ट असेसमेंट फॉर विच असेस्ड। 14 का ए में था वेदर असेस टू टैक्स, अगर पिछले कोई सालों में आप का असेसमेंट हुआ है इनकम टैक्स का तो उसके बारे में ये लिखना है। अगर यस किया तो यहाँ पे ईयर लिखना है, अगर नहीं है नो किया है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है 14th के बी में। अब 15th पॉइंट से आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 15 नंबर पॉइंट में देखिए एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। आप जिस बैंक में दे रहे हैं, सपोज करिए एसबीआई में दे रहे हैं, एसबीआई में आपका 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनता है तो 2 लाख यहाँ पे लिखना है कि उस 2 लाख के ऊपर हमारा टैक्स नहीं काटा जाए। अगर वहाँ पे 1.5 लाख बनता है, एकदम से हो सकता है कि 5,000 इधर उधर हो सकता है, जो बैंक का ऑफिसर बताए कि इस साल आपका इतना इंटरेस्ट बनेगा, वो अमाउंट यहाँ पे आपको 15 नंबर पॉइंट के कॉलम में लिखना है। अब 16 नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 15 टू बी इंक्लूडेड। मतलब ये 15 नंबर का इनकम जो भी है वो भी इंक्लूड होगा, इसके अलावा और कोई टोटल इनकम जो आपको उस प्रीवियस ईयर में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि अगर आपको अगले साल के लिए देना है तो 21-22 में कितना इनकम होना है वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हम 6 लाख लिख सकते हैं, 5.5 लाख लिख सकते हैं, बट अगर मैं बताया कि अगर ये इनकम बहुत ज़्यादा हो, 8 लाख तो नहीं लिख सकते क्योंकि 8 लाख लिखने के बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा और ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमने 5 लाख लिख दिया और इस बैंक से 2 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली 3 लाख का कोई और इनकम होगा, किसी और बैंक से इंटरेस्ट होगा या कोई रेंट होगा या किस तरह का और इनकम हमारा हो सकता है। अब हम लोग को 17 नंबर पॉइंट में जाना है। डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इफ एनी। अगर ये कहता है कि और कहीं पे अगर दिया हुआ है हमने 15H, ये जो यहाँ दे रहे हैं, इसके अलावा और कहीं पे दिया हुआ है, उसका डिटेल आपको 17 नंबर पॉइंट में देना है। पहला 17 नंबर पॉइंट का पहला ये कॉलम है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15H फील्ड। इसके अलावा कितने बैंकों में या कितने जगह पे हमने दे दिया है, यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। अगर 4 फॉर्म दिया 4 हो सकता है, 2 दिया है 2 हो सकता है, अगर नहीं दिया है तो नील हो सकता है। अगर केवल यही एक दे रहे हैं हम लोग और कहीं पे नहीं दिया है तो यहाँ पे नील हो सकता है। और फिर उसके आगे वाले कॉलम में लिखना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15H फील्ड। मतलब ये जो ऊपर हमने 2 लाख बताया, उसके अलावा ये जो 4 फॉर्म दिया है या 3 फॉर्म दिया है या 2 फॉर्म दिया है, वो कितने अमाउंट के लिए दिया है। जैसे हमने 15 नंबर कॉलम में लिखा था कि 2 लाख के लिए यहाँ पे दे रहे हैं, ऐसे ही अगर 2 लाख के लिए अगर हम लोगों ने किसी और बैंक में दिया है एक फॉर्म, तो यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए 18 नंबर में क्या है, डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन फील्ड। ये जो हम लोगों ने दिया है वो डिक्लेरेशन दिया है, फॉर्म दिया है, उसके बारे में लिखना है, सीरियल नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वहाँ पे वो नेचर ऑफ इनकम, जैसे आपको इंटरेस्ट के लिए 194A होता है तो वो हम लिखेंगे। यहाँ पे सेक्शन भी लिखना है, नेचर यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना है और सेक्शन लिखना है 194A। अमाउंट जैसे ऊपर 2 लाख दिया था तो 2 लाख अमाउंट लिखना है, ये 18th नंबर में। इसके नीचे देखिए सिग्नेचर का है, सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, जो डिक्लेयर कर रहा है, जो सीनियर सिटीजन के लिए है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे साइन होगा। अब साइन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब इसके आगे देखेंगे हम लोग कि इसके आगे एक डिक्लेरेशन भी आपको चेकबॉक्स में देखिए, डिक्लेरेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने सारे कंडीशंस बताए वो इसमें एक तरह से लिखा हुआ है कि ये कौन दे सकता है और कब देगा। यहाँ आई आपका जो नाम है, यहाँ नाम लिखेंगे। डू हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम रेसिडेंट इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैंने बताया कि रेसिडेंट दे सकता है। I also hereby declare that declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct। जो हमने ऊपर फॉर्म में भरा है ये सब करेक्ट है, complete and is truly stated, and that the income referred in this form are not includable in the total income of any other person अंडर सेक्शन 60 to 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कहता है कि ये फॉर्म सही भरा गया है और मैं सच बोल रहा हूँ, और ये इनकम जो क्लबिंग का सेक्शन है 60-64, इसमें किसी के इनकम में क्लब नहीं हो रहा है, ये मेरा ही इनकम है। फिर इसके आगे का डिक्लेयर करना है, आई फर्दर डिक्लेयर दैट द टैक्स ऑन माई एस्टिमेटेड टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम और इनकम्स referred in column 15 and aggregate amount of income or incomes referred in column 16 computed in accordance with the provisions of the income tax act। तो जो इनकम डिक्लेयर किया है ऊपर और 15 नंबर में या 17 नंबर में इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से है और उस पर टैक्स नहीं लगता है, ये डिक्लेयर करना है। और ये फॉर्म दे रहे हैं फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ये प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन जो पिछले अगर अगले साल के लिए जैसा मैंने बताया तो ये 31/3/2022 डेट यहाँ लिखेंगे। रिलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर फिर 2022-2023 विल बी नील, ये यहाँ लिखना है कि ये हमारा जो है ये टोटल जो इनकम 15 नंबर कॉलम में और 17 नंबर कॉलम में जो हमने बताया है उसमें हमारा कोई टैक्स नहीं लगता है, ये डिक्लेयर करके आप दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे फॉर्म ऐसे देखे हैं जो लोग देते हैं और उनका इनकम कहीं से रेंट से बहुत सारा आ रहा होता है, उसके बाद भी 15H दे देते हैं और उसके ऊपर TDS नहीं कटता है। फिर रिटर्न फाइल का ITR में उस इनकम को ऐड करिए और उसके ऊपर टैक्स उन लोगों को देना पड़ता है। और एक तो वो होता है और दूसरा ये फॉर्म भी आपने गलत दिया है, जो कि डिक्लेरेशन पे आप साइन कर रहे हैं वो डिक्लेरेशन ही आपका गलत हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है, इसीलिए मैं सोचा कि आज इस इशू को हम लोग लेते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना फंसें, और इसीलिए ये फॉर्म लाया गया है और हम लोग भी इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फॉर्म जब भरें तो आप देख लें नीचे, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे साइन करना है और आपको डेट और प्लेस लिखना है। इसका प्रिंट आउट ले लेंगे, कुछ प्रिंट आउट लेने के बाद आपको साइन करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का भी फाइल होगा तो साइन नहीं होगा। प्रिंट आउट लेने के बाद फिजिकली ये फॉर्म दे सकते हैं, ऑनलाइन भी कई जगह फाइल करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप फाइल करेंगे। इसके 15H से रिलेटेड आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चंस उमड़ घुमड़ रहे हों तो आप ज़रूर शेयर करें और मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि मैं उनसे भी रूबरू हो सकूं, और लाइक भी करें। इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और GST के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज P&B टैक्स पे भी आप लोग विजिट करें। आप लोग मेरे से बने रहें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।